The Storyteller Present. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के अगले भाग की शुरुआत करते हैं। अक्षता आज बाहर गई थी राघव की गाड़ी लेकर। रावी जब अपने कमरे से आराम करने के बाद बाहर आई तब उसे एंट्रेंस पर उसकी गाड़ी दिखाई दी, जिसे देख वो समझ गई कि अक्षता की वापसी हो चुकी है। सो वो उसे ढूंढते हुए उसके कमरे तक आई। दरवाज़ा बंद था और वो उसे वहीं से आवाज़ देकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी। इस बीच लगातार उसकी हाथ दरवाजे पर दस्तक देने का काम कर रहे थे, मगर ना तो वो खुद बाहर आई और ना ही उसकी कोई आवाज़। दरवाज़ा खोलना तो दूर की बात थी। अब रावी को घबराहट महसूस हो रही थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन लिया और राघव को कॉल बनाने लगी। राघव ने जैसे ही कॉल रिसीव की उसने एक सांस में बिना रुके सारी सूरत हाल उसे कह डाली। वो जिस लहजे में अपनी बात कह रही थी उसमें घबराहट और डर साफ तौर पर महसूस हो रहा था। राघव ने तुरंत आने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से निकल गया। वो अभी भी दरवाजे पर खड़ी उसे आवाज़ें दे रही थी जब 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसे इस तरह दरवाज़ा पीटते देख वो तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया और उसे कंधों से थामते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। उसने बेचैनी से कहा, कैसे शांत हो जाऊं राघव? वो कब से अंदर है, ना तो वो दरवाज़ा खोल रही है ना उसकी कोई आवाज़ आ रही है। मुझे डर लग रहा है, वो ठीक तो होगी ना? और वो इस तरह से अंदर क्यों है? वो खुद से ही उससे लगातार सवाल कर रही थी और उसे कुछ कहने का मौका भी नहीं दे रही थी। इस बीच राघव ने साफ तौर पर देखा कि उसका गला भर चुका था और आंखें भी आंसुओं से भीग रही थी। अपनी बीवी की ऐसी हालत देख वो खुद भी परेशान हो चुका था। उस पर से अक्षता का दरवाज़ा ना खोलना उसकी आंखों में नमी ले आया था। पता नहीं क्यों, मगर उसे एक अनजाने डर ने घेरना शुरू कर दिया था। उसने उसके आंसुओं को साफ किया और दरवाजे की तरफ देखकर आवाज़ लगाई, बच्चा लाडो, दरवाज़ा खोलो, देखो भाई आ गए। अक्षता, जो कि दरवाजे से टिक कर बैठी थी, राघव की आवाज़ सुनकर तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और झटके के साथ दरवाजे को खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही दोनों के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई, मगर जब उनकी नज़र अक्षता पर गई तो उनका दिल बैठ गया और बुरी तरह से बैठ गया। वो बिखरी टूटी सी हालत में उन दोनों के सामने खड़ी थी। वो लगभग भागकर अपने भाई के करीब आई थी और उसके सीने से लिपट कर किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे इस तरह रोता देखकर दोनों बेचैनी से घिर गए थे। राघव ने उसे कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगा, मगर वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राघव ने उसके हाथों को पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले आया। उसने उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसके बगल में बैठकर लगातार उसके सिर को सहलाते हुए संभालने लगा। रावी ने तुरंत पानी का ग्लास उठाया और उसे राघव के करीब कर अक्षता को पिलाने का इशारा किया। राघव ने पानी का ग्लास एक हाथ से थामा और दूसरे हाथ से उसके कंधे को जोर से थामते हुए उसे ग्लास से पानी पीने का इशारा किया। अक्षता ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा तो राघव ने उसके होठों से ग्लास लगा दिया। अक्षता ने एक सांस में सारा पानी गटक लिया और अब वो पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। रावी भी उसके बगल में बैठ गई और उसके हाथों को अपनी हथेलियों के बीच थाम कर बोली, अब बताओ कि हुआ क्या है? तुम क्यों इतना रो रही हो? कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है? उसका सवाल सुनकर वो एक बार फिर खुद को संभालने में नाकामयाब रही और उसकी आंखों से झरझर के आंसू बहने लगे और उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसे इस तरह देखकर दोनों का हाल बेहाल हो गया। जिस बच्ची की आंखों में उन्हें आंसू का एक कतरा तक नहीं बर्दाश्त था, आज वो उसके सामने इस तरह से रो रही थी और वो दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अजब बेबसी थी और एक अजब ही नज़ारा उनकी आंखों के सामने भी था। आखिर वो किस बात पर इस तरह से बेचैन थी और क्यों उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे? राघव ने बेचैन होकर उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और बेचैनी से पूछा, बताओ मेरा बच्चा, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना कि तुम्हारे आंखों से निकला एक आंसू हम दोनों को डरने पर मजबूर कर देता है, खास तौर से मेरे दिल पर तेजाब सा असर करता है। बताओ कि हुआ क्या है? पहले तो तुम शांत हो और खुद को संभालो। देखो भाई यहीं तुम्हारे पास है। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपकी कसम, सब कुछ गलती से हुआ था। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ़ कर दे। मैंने सच में कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। आप चाहें तो मम्मी पापा की कसम ले लें, मैं सच कह सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज़ मेरा यकीन करें। उसकी बात सुनकर दोनों का सिर चकरा गया। अब वो बुरी तरह घबरा गए। अक्षता ने अगर
मम्मी पापा को बीच में इन्वॉल्व किया था तो जाहिर था कि मुद्दा गंभीर था, मगर ऐसा क्या हुआ था उसके हाथों जो वो इस तरह से रो रही थी? वो एकदम से सीरियस हुआ। अक्षता, बकवास बंद करो और बताओ कि क्या हुआ है। अक्षता ने उसके सीरियस चेहरे को देखा और धीरे से कहा, भाई मेरे हाथों। एक पल की खामोशी। मिस्टर अग्निहोत्री की किसी फैमिली मेम्बर का पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया। मैंने उन्हें घायल छोड़ दिया और वहाँ से भाग गई। मैंने उनकी हेल्प नहीं करी, मैं डर गई थी बस इसलिए। मगर मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मम्मी की कसम, पापा की कसम, आपकी कसम, मैं भाभी की भी कसम खा सकती हूँ, मैंने वाकई जानबूझकर नहीं किया। उसका हाथ थाम कर बुरी तरह अपनी बात कहते हुए रो रही थी और रावी, वो तो आंखें फाड़े उसे देखती रह गई थी। उसका हाथ अपने होठों पर चला गया था और वो बेयकीन होकर उसे देख रही थी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। अक्षता से वाकई बहुत बड़ी गलती हुई थी, जिसकी शायद ही कोई माफ़ी थी। फिर अक्षत, उससे तो वो बहुत अच्छे से और करीब से जानता था। अगर उसे पता लग गया कि इन सब के पीछे राघव की बहन यानी कि अक्षता थी तो वो यकीनन उसे भी नहीं छोड़ेगा। अक्षत के लिए उसकी फैमिली क्या थी और वो उनके लिए किस हद तक प्रोटेक्टिव था, पूरा जयपुर जानता था। उन पर एक खरोच अक्षत को बर्दाश्त नहीं थी। वो दुनिया में आग लगा सकता था लेकिन अपने परिवार को किसी भी दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकता था। और यहाँ तो खुद उसके किसी परिवार वालों को अक्षता ने एक्सीडेंट किया था, भले ही अनजाने में सही, मगर अब इस ख्याल ने ही राघव को डरने पर मजबूर कर दिया था। उसे अपनी बहन की फिक्र सता रही थी। अक्षत ना जाने कब, कैसे और उसके साथ क्या करेगा, इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। राघव एकदम से दहल गया और अक्षता को अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ उस पर मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। रावी भी उसकी हालत से अनजान नहीं थी, उल्टा वो तो और बेहाल हो चुकी थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, मगर अभी उसे अक्षता को संभालना था। सो उसने उसके कंधों को पकड़ा और बालों को सहलाते हुए कहा, लाडो परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे उन लोगों से। ऐसे भी तुमने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है, अनजाने में हुआ है, शांत हो जाओ। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। दोनों उसे शांत कर रहे थे, मगर वो शांत होती तो तब ना, वो एक अजीब डर और दहशत में घिरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसे रोते रोते नींद आई थी और तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली थी। राघव ने उसे अच्छे से बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर कंबल डालकर उसका माथा चूमकर कमरे से बाहर चला गया। रावी कमरे की लाइट बंद करते हुए बाहर आई। राघव बेचैनी से लिविंग एरिया के चक्कर काट रहा था। रावी पर नज़र पड़ते ही वो जल्दी से उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गया। उसने अपना चेहरा उसके बालों में छिपा लिया और उस पर पकड़ मजबूत कर खामोश खड़ा उसे अपने हिसार में लिए रहा। वो उसकी हालत अच्छी तरह से समझ रही थी, सो उसने भी कुछ नहीं कहा और कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे को शांति से महसूस करते रहे। कुछ देर बाद उसने कहा, राघव संभालिए खुद को, इस वक्त अगर आप टूट जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? हम दोनों को मिलकर उसे संभालना होगा, वरना वो बुरी तरह टूट जाएगी, जो उसके लिए वाकई सही नहीं होगा। सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल जाएं और पता कीजिए कि आखिर एक्सीडेंट हुआ किसका है और वहाँ पे सिचुएशन क्या है। तब हम फिर मिलकर उन लोगों से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे आखिर उसने वाकई अनजाने में किया है जो किया है, उसका कोई इरादा नहीं था। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? वो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, फिर सिर हिलाकर गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर चला गया। रावी ने उसे जाते हुए देखा और खुद से कहा, ईश्वर प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, वो नादान है, उसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, उसका वाकई ऐसे करने का कोई इरादा नहीं था। राघव जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा और रिसेप्शन से पता कर ऑपरेशन थिएटर के करीब आया। अक्षत को छोड़कर पूरा परिवार वहां मौजूद था। सभी के चेहरे पर टेंशन और निराशा के भाव साफ तौर पर नजर आ रहे थे। उन्हें इस तरह से देखकर उसको खुद बहुत बुरा महसूस हो रहा था। वो जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचा और उसे वहां देखकर सबके चेहरे पर हैरानी उतर आई। अगले ही पल देव जी ने पूछा, राघव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक पल को गड़बड़ाया, मगर फिर खुद को संभालते हुए कहा, सर मैं किसी काम से बॉस के केबिन में गया था तो उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया, सो मैं भागा भागा यहाँ आ गया। उसने एक झूठ कहा था, मगर सबने उसकी इस बात को सच मान लिया था, क्योंकि करण हमेशा से अक्षत के साथ रहता था, तो जाहिर सी बात थी उसे सिया के एक्सीडेंट की खबर होगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सर हिला दिया। राघव ने चैन की सांस ली। उसने एक निगाह पूरे परिवार पर डाली और उसे अजय जी की वाइफ कहीं नजर नहीं आई, तो वो तुरंत समझ गया कि अंदर जो पेशेंट है वो जाहिर तौर पर उनकी वाइफ सिया जी हैं। कुछ ही पलों में खामोशी से
कुछ पल खामोशी से वो चारों ओर का जायज़ा लेते रहा। फिर उसने सवाल किया, डॉक्टर ने क्या कहा है? देव जी, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल, ऑपरेशन चल रहा है, मगर चीज़ें ठीक होंगी या नहीं अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। राघव ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राघव ने कह तो दिया था, पर वहाँ मौजूद हर एक शख्स जानता था कि उसकी इस बात में कितनी सच्चाई है। राघव को खुद बहुत डर लग रहा था। वो कुछ भी बुरा नहीं चाहता था। जिस तरह से अक्षता रो रही थी, उसे उसकी बात पर भरोसा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, और फिर वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। वो अभी एक बच्ची ही तो थी। उसने जो किया था वो अनजाने में किया था, मगर उससे एक बड़ी गलती हुई थी। अगर सिया जी को आज कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो अक्षत के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था और पूरा शरीर कांपता हुआ सा महसूस हो रहा था। सब बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे कि राघव की नज़र अक्षत पर पड़ी। उसकी गुस्से से लाल आंखें, इमोशनलेस चेहरा, खून से भीगी लाल शर्ट जो अब सूख चुकी थी, बाल जो बिखर चुके थे, इस वक्त वो वाकई किसी नरक के राक्षस से कम तो नहीं नजर आ रहा था। उसका ये रूप देखकर राघव के चेहरे के भाव बदलते और बदलते चले गए। अक्षत की नज़र राघव पर पड़ी तो उसकी आंखों के सामने अक्षता का चेहरा आ गया, और साथ ही एक्सीडेंट का मंजर भी उसकी आंखों में घूम गया। उसके हाथ की मुट्ठी बंद हो गई। उसने अपने दिल में एक तेज दर्द को साफ तौर पर महसूस किया। उसने जल्दी ही खुद को संभाला और राघव को इग्नोर करता हुआ आगे चला गया। करण उसके साथ आया था। राघव को देखकर उसके चेहरे पर भी एक अजीब से भाव आ गए, जिसे राघव ने महसूस किया। राघव ने ध्यान से उन दोनों की तरफ देखा और अगले ही पल उसे सारी बात समझ आ गई। करण जिस तरह उसे देख रहा था, राघव को अंदाजा हो गया था और उसका दिल एकदम जोर से धड़का। अक्षत को सच्चाई पता चल चुकी थी और अब वो अक्षता के साथ क्या करेगा, यही सोच राघव के दिमाग की नसों को फाड़ने का काम कर रही थी। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि अभी कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। हाथ बुरी तरह कांप रहा था। दिल घबराहट से धड़क रहा था। नज़र अक्षत पर टिकी हुई थी। उसे इस तरह देखकर वो समझ चुका था कि अब वो अक्षता के बारे में जान चुका है, और अब अक्षता के बारे में सोचकर उसका मन खट्टा होता चला गया। शाम होने को आई थी और डॉक्टर्स बाहर नहीं आए थे। राघव अब भी वहीं मौजूद था। अक्षत का बुरा हाल था। वो बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। राधिका, आहान, दिव्या को संभाल रही थी। सुनैना जी, वसुंधरा जी और राजदीप के साथ भगवान से प्रार्थना कर रही थी। देव जी अजय जी के साथ बैठे उन्हें हिम्मत बांध रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर्स की टीम बाहर आई और उन्हें देखकर सब अपनी जगह से खड़े हुए। अजय जी की बेचैनी भरी आवाज़ कॉरिडोर में गूंजी, डॉक्टर, मेरी वाइफ। डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और एक नज़र पूरे परिवार की तरफ देखा। सभी उम्मीद भरी निगाहों से उनको ही देख रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। पर डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरे पर जो लम्हे भर की खुशी आई थी वो कहीं गायब हो गई। अक्षत, पर क्या डॉक्टर? ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है, क्योंकि चोट सर पर आई थी। दिमाग पर भी काफ़ी असर पड़ा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं, मगर वो कोमा में चली गई। डॉक्टर की पूरी बात सुनकर अग्निहोत्री फैमिली के होश उड़ गए। अजय जी लड़खड़ा गए। देव जी ने तुरंत उन्हें संभाला। अक्षत तो पूरी तरह ब्लैंक स्टेट में पहुंच गया। उसका दिमागी लम्हे भर के लिए काम करना बंद कर चुका था। वो ट्रांस सी हालत में डॉक्टर की तरफ देख रहा था। आंखों के सामने सिया जी का मुस्कुराता चेहरा था। डॉक्टर ने एक नज़र उन लोगों को देखा और वहाँ से चले गए। वैसे भी जो कुछ भी वो कर सकते थे वो कर चुके थे। इससे ज़्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं था। राघव अग्निहोत्री फैमिली को देख रहा था, जो पूरी तरह से बिखरी टूटी नजर आ रही थी। सभी की हालत सिया जी के बारे में सुनकर खराब हो चुकी थी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसका डर था वो हो चुका था। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहा था और अगले ही लम्हे वो तेजी से भागता हुआ वहां से निकल चुका था। करण ने उसे इस तरह जाते हुए देखा तो उसकी आंखों का अजीब सा भाव कुछ गहरा और गहरा होता चला गया। अक्षत, वो तो फिलहाल अपने होश में था ही नहीं। वो धीरे से उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सर। अक्षत एकदम से अपने होश में आया और उसकी तरफ देखकर कहा, क्या? इससे पहले वो कुछ कहता, अक्षत को डॉक्टर की कही बात याद आई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने परिवार को देखा, जो नम आंखों से एक दूसरे को संभालने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। अजय जी किसी बेजान की तरह कुर्सी पर बैठ चुके थे। आहान, दिव्या भी अपने होश गंवा चुके थे। अपने परिवार को इस तरह देख अक्षत को खुद को संभालना मुश्किल होने लगा। वो खुद बुरी तरह टूट गया था,
पर उसे संभालने वाला कौन था? उसने एक लंबी सांस ली और किसी तरह खुद को मजबूत करता हुआ डॉक्टर के पास गया। आधे घंटे तक उसने डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस की और फिर अपने परिवार के पास आया। वो पहले से कुछ हद तक खुद को संभाल चुका था, हालांकि चेहरा अभी भी इमोशनलेस था। वो खाली आंखों से अपने परिवार के हर एक शख्स को देख रहा था। उसने कहा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। छोटी माँ को आज रात हॉस्पिटल में बितानी होगी, फिर कल हम उन्हें डिस्चार्ज कराकर मेंशन में शिफ्ट करेंगे। सब हैरानी से उसे देखे तो देव जी ने कहा, मगर कल हम उसे डिस्चार्ज कैसे करा सकते हैं? अभी वो उनकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, डैड शायद आपने ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर ने क्या कहा है? छोटी माँ कोमा में जा चुकी हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब उनका यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से वो यहाँ रहेंगी, मैं चाहता हूँ वो उसी तरह हमारे घर पर रहें, हमारे बीच रहें, ताकि हम सब उनका ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी इस वक्त उन्हें हॉस्पिटल की नहीं, हम सब की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है अगर वो हमारे साथ रहेंगी, हम सबके बीच रहेंगी, तो यकीनन उनकी हेल्थ में सुधार होगा और वो जल्दी इम्प्रूव होंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अक्षत की बात सबको सही लग रही थी। उसके बाद किसी ने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं जताया। अक्षत ने काफ़ी मुश्किल से अपने फैमिली वालों को कन्विंस किया और उन्हें घर भेज दिया। करण उसके साथ हॉस्पिटल में था। सिया जी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अक्षत सोफे पर बैठा गहरी सोच में था। अक्षत के चेहरे पर अभी भी कोई इमोशन नहीं था, मगर आंखें वो एक अजीब से भाव से भीगी नजर आ रही थी। करण उसी की तरफ देख रहा था कि अचानक अक्षत ने कहा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। आई वॉन्ट यू टू ट्रीट लाइक अ प्रिंसेस, लाइक अ क्वीन, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया और अब जो कुछ होगा तुम्हें उसका हर्जाना भरना होगा। तुमने खुद अपने लिए ऐसी ज़िंदगी चुनी है, तो अब अगर तुम्हें वैसी ज़िंदगी मिल रही है तो तुम्हें इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। तुमने खुद मुझे अपने साथ ये सब करने पर मजबूर किया है डियर प्रिंसेस। उसकी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था, चेहरा भी हर इमोशन से तारी था, मगर आंखें वो एक अजीब सी तकलीफ से भरी हुई थी। वाकई उसे इस बात को कहने में बहुत तकलीफ हुई थी और इस पर दृढ़ निश्चय वो तो उसके लिए और भी मुश्किल था। मिलते हैं अगले एपिसोड में।